सीटेट के लिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत को जानने से पहले हम देखते हैं कि जीन पियाजे के बारे में कुछ बातें। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले बीने के साथ, किसके साथ? बीने के साथ बुद्धि परीक्षण पर काम किया था। इन्हें रचनावादी, कौन सा? रचनावादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। उसके बाद है कि ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था, इसे कई नामों से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे एकदम याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। फिर इसे हम लोग अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। तो ये सब नामों से इनका सिद्धांत जाना जाता है। चूँकि ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है तो संज्ञान का अर्थ हमें समझना चाहिए। संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग में धीरे धीरे जानकारी को इकट्ठा करना। मतलब हम अपने वातावरण से जो भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं अपने दिमाग में, वो सभी हमारा संज्ञान हुआ। तो संज्ञान हुआ। अब देखते हैं कि पियाजे क्या कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पियाजे इस थ्योरी के द्वारा बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि बचपन में ही व्यक्ति का अधिक से अधिक विकास हो जाता है। और पियाजे ने कहा कि किशोरावस्था तक जो है सर्वोच्च विकास हो जाता है। किशोर अवस्था तक जाते जाते, कहाँ तक? किशोर अवस्था तक जाते जाते बुद्धि का सर्वोच्च विकास हो जाता है। किसका? बुद्धि का सर्वोच्च विकास हो जाता है। तो इस तरह से पियाजे ने इस चीज़ पे बहुत जोर डाला कि बचपन जो है मनुष्य का या किसी व्यक्ति का, वो अच्छे वातावरण में गुजरना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का सर्वोच्च विकास किशोर अवस्था तक जाते जाते कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं, देखते हैं। पियाजे ने बताया कि जिस तरह बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है जिस तरह के वयस्क सोचते हैं। मतलब यहाँ पे कहना यह था कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं, मतलब बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन वो अलग है। किससे अलग है? तो जिस तरह से वयस्क सोचते हैं उससे अलग है। अतः उनका ये कहना था कि सोचते दोनों हैं, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका अलग होता है, चीज़ें अलग होती है। तो दोनों के सोचने की चीज़ें अलग होती है, इसलिए ये माना जाता है, मतलब पियाजे ये बताते हैं कि जो संज्ञान है ना, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, वो गुणात्मक रूप से भिन्न तो हो सकता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, लेकिन मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होता है। मतलब सोचता तो सभी है, वयस्क हो या बच्चा हो, सोचता है, लेकिन दोनों के सोचने का स्तर अलग अलग होता है। इसलिए कहा गया कि गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा आरोही क्रम में सीखता है। पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखता है, फिर वो उससे आगे बढ़ते बढ़ते मतलब एक बड़ी चीज़ को सीखता है। तो सीखना जो है वो क्या है? आरोही क्रम है। संज्ञानात्मक विकास जो है मनुष्य का, वो आरोही क्रम में, मतलब निम्न से उच्च की ओर जाता है। किससे? निम्न से उच्च की ओर। ये सारी बातों को आपको याद रखना होगा, चूँकि पियाजे से इन सभी बातों को पूछते हैं। अब आता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो सतत भी चलता रहता है। पियाजे के अनुसार वो सतत भी चलता है और असतत भी होता है। सतत का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का बचपन से जो विकास स्टार्ट हुआ, संज्ञानात्मक विकास, तो वो मरते दम तक होता रहता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका बीच बीच में कभी कभी रुक भी जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सतत के साथ साथ असतत भी होता है। पियाजे ने ही बताया कि बच्चा जो होता है वो सक्रिय, मतलब एक्टिव ज्ञान निर्माता होता है। समझा? सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। और पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी माना है। पियाजे ने ही बच्चों को क्या माना? नन्हा वैज्ञानिक माना। तो इस तरह से पियाजे की जो जो बातें आ रही हैं उसको आप ध्यान में रखें। इसे क्वेश्चन कई सीटेट में पूछ भी चुका है, बीटेट में पूछ चुका है, और यूपी टेट वगैरह में भी पूछता है। तो इस तरह से इनको याद आप रखें, ये जो बातें बताई गई है। उसी तरह पियाजे ने कहा कि सीखना एक सक्रिय गतिविधि है। कौन सी गतिविधि है सीखना?
एक सक्रिय गतिविधि है। और पियाजे की जो एक महत्वपूर्ण बुक है उसे हम लोग कहते हैं बाल चिंतन की भाषा। इसको भी आप याद रखें। तो इस तरह से पियाजे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने हमने पेश किया, जो इस तरह से है, आप देख सकते हैं, है ना, कि जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड, बीने के साथ बुद्धि पे काम किया। उसके बाद रचनावादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसे। विकासात्मक, इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। और विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, डेवलपमेंट स्टेज, अवस्था का सिद्धांत, स्टेज थ्योरी, है ना। जिस तरह से बच्चे सोचते हैं उस तरह से बड़े नहीं सोचते हैं। गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं। आरोही क्रम में संज्ञानात्मक विकास होता है, निम्न से उच्च की ओर जाता है ना। सतत भी होता है और असतत भी होता है। बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। और फिर उन्होंने कहा कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी माना जाता है। सक्रिय गतिविधि, सीखना एक सक्रिय गतिविधि है। और उनकी जो एक किताब है बाल चिंतन की भाषा। तो अब हम इन सब चीज़ों को देखने के बाद आते हैं कि जीन पियाजे ने बुद्धि की व्याख्या की। और बुद्धि की व्याख्या दो चीज़ों को लेकर के की, एक तो संगठन और दूसरा अनुकूलन। तो हमें ये देखना है कि संगठन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं संगठन किसे कहते हैं। बौद्धिक संरचनाओं का ढांचा, बौद्धिक संरचनाओं के ढांचा को ही संगठन कहते हैं। अब संगठन में हम देखते हैं कि बुद्धि की विभिन्न क्रियाएं शामिल है संगठन में। जैसे हम लोग प्रत्यक्षीकरण से बहुत सारी चीज़ जो सीखते हैं वो भी बुद्धि के लिए ज़रूरी है। स्मृति होती है, चिंतन होता है, तर्क होता है। तो ये सब संगठित होकर के क्या करता है, बुद्धि की विभिन्न क्रियाएं होती है जो संगठित होकर के काम करता है एक जगह। प्रत्यक्षीकरण हो, स्मृति हो, चिंतन हो, है ना। ये जो प्रत्यक्षीकरण है, स्मृति है, चिंतन है या तर्क है, ये सभी एक साथ संगठित होकर के बुद्धि के लिए कार्य करता है और हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। जैसे एक मिसाल के तौर पे आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई बच्चा डायरेक्ट लिखना नहीं सीखता है, पहले वो कलम पकड़ना सीखता है, कलम को रगड़ना सीखता है। देखते होंगे बच्चे अपनी बड़ों की कॉपी पे, किताब पे इस तरह से ऐसे 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 करके दाग देता है। तो वो उससे लिखना सीखता है, वो समझ जाता है कि अच्छा कलम से लिखा जाता है। फिर कलम पकड़ना सीखा, फिर कॉपी पलटना, पेज पलटना, और धीरे धीरे उसे लिखना आ जाता है। तो जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 3-4 साल का होता है, और जब आप उसे कोई चीज़ लिखने के लिए कहते हैं तो देखते हैं वो पहले कलम पकड़ेगा, कॉपी लेगा, फिर वो लिखना शुरू कर देता है। तो इस तरह से पूरा जो भी प्रक्रिया थी पकड़ने का, लिखने का और पेज पलटने का, ये सब संगठित होता है और वो एक पूरा कार्य को संपन्न करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि संगठन जो होता है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत आवश्यक चीज़ है। मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती। समझ रहे, जो भी मानसिक क्रियाएं होते हैं वो पृथक पृथक कार्य नहीं करती बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती है। अब आता है कि वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। वो संगठन ही है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने वातावरण में समायोजन कर पाते हैं। तो संगठन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि वातावरण के साथ समायोजन हम लोग किसके परिणाम से करते हैं, संगठन के परिणाम से ही करते हैं। संगठन जो होता है हम लोगों को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, मतलब व्यक्ति को एवं वातावरण को किस रूप से, आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। वहीं अनुकूलन जो होता है, अनुकूलन ये किससे, बाहर रूप से, मतलब बाहरी रूप से प्रभावित करता है। तो अब हम लोग आते हैं कि पहला तो संगठन था, जो बुद्धि की व्याख्या में पहला संगठन था। दूसरा एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन। तो अनुकूलन का अर्थ ही होता है वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, इसे ही हम लोग अनुकूलन कहते हैं। और ये जन्मजात होता है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, जन्म से ही वो वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालता है। जैसे उसे दूध नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं फीडिंग के लिए अपने माँ को, दूध को ढूंढता है और उसे पहचानता है, फिर धीरे धीरे वो उसी में ढल जाता है। जब भी उसके पास उंगली दें, कुछ भी दें, तो वो चूसना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि अनुकूलन जो होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, यही अनुकूलन होता है।
अब अनुकूलन की दो प्रक्रिया है, अनुकूलन की दो प्रक्रिया है, एडेप्टेशन की दो प्रक्रिया हैं, आत्मसातकरण, आत्मीकरण, समावेशीकरण। एक जो है उसको इन तीन नामों से हम जानते हैं, आत्मसातकरण, आत्मीकरण और समावेशीकरण। इसी को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं इसको? एसिमिलेशन, ये एसिमिलेशन। और दूसरा जो होता है अनुकूलन के अंतर्गत जो दो प्रक्रिया होती है उसमें दूसरा जो होता है समाविष्टीकरण या समायोजन, जिसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। और इसमें तीसरा भी होता है जिसको हम लोग साम्य धारण या संतुलन कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम भी होता है। तो अब इस तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि एसिमिलेशन जो होता है उसका मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का यह मतलब है कि जो हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो अगर वो हमारे पूर्व ज्ञान पे आधारित होती है तो हम उसमें जोड़ देते हैं और हम मतलब जान जाते हैं कि ये भी वही चीज़ है, उसमें कोई अंतर हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटा सा कुत्ता है, उस कुत्ते का कलर काला है मान लिया जाए, तो बच्चा जब देखता है कि कुत्ता काला है तो उसे ऐसा लगता है कि कुत्ता काला ही होता है। फिर वो ये देखता है कि कुत्ते को 4 पाँव हैं, दुम है, और कुत्ता जब बोलता है तो भौं भौं की आवाज़ आती है, तो उसे ऐसा लगता है कि कुत्ता काला ही होता है, कुत्ते को 4 टांग होता है, दुम होती है, कान होता है और कुत्ता भौं भौं करता है। लेकिन जैसे ही उसे आप घर से बाहर ले जाते हैं और कोई उजला कुत्ता उसको नज़र आ जाता है, तो जब उजला कुत्ता नज़र आ जाता है तो वो देखता है कि इसको भी 4 टांग है, इसको भी दुम है और ये भी भौंकता है। तो उसे ये ऐसा लगता है कि अच्छा कुत्ता सिर्फ काला नहीं होता है, कुत्ता उजला भी होता है। तो एक नए ज्ञान को क्या किया, पिछले ज्ञान से जोड़ करके वो ग्रहण कर लिया। तो ऐसी ज्ञान को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन उसी में आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कहते हैं कि पूर्व ज्ञान के साथ परिवर्तित करके, पूर्व ज्ञान तो है हमारे पास और उसमें कुछ परिवर्तन ला करके जो हम लोग वातावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। मतलब पूर्व ज्ञान में कुछ परिवर्तन ला करके हम लोग कोई दूसरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसी कुत्ते से हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर वो बच्चा कुत्ता देख लिया, बाहर उजला कुत्ता देख लिया, लेकिन थोड़ा दूर आगे बढ़ा, उसे एक बड़ा सा जानवर नज़र आया, थोड़ा बड़ा उससे। अब थोड़ा बड़ा क्या नज़र आया भाई? तो हो सकता है कि उसने गधा को देखा, उसने घोड़े को देखा या कोई और चीज़ को देखा, तो या फिर छोटा ही बकरी को देख लिया, तो उसने देखा अरे बकरी को, मान लो बकरी देखा, तो उसने देखा कि 4 टांग हैं, ठीक है, लेकिन इसका कलर लाल उजला है। अब वो बच्चा परेशान है कि अरे कुत्ता तो काला और उजला होता है, ये लाल उजला है, तो उसे लगेगा। उसके बाद उसने कान देखा, सब कुछ देखा, उसको लगा कि नहीं, लेकिन एक चीज़ उसे लगा, ओ ये जब बकरी बोली तो मैं करके बोली, तो उसे लगा कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये कोई और चीज़ है, कोई और चीज़ है। अब उसे मैं करने वाला कुत्ता वो बोल दी, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि ये मैं करने वाला कुत्ता है, कुत्ता ही है लेकिन मैं करता है, इसका एक अलग जाति होता है। तो ये जो मैं उसके इसमें अंतर लाया आवाज़, तो इसी को कहते हैं समायोजन। उसने समायोजित किया अपने पूर्व ज्ञान के साथ एक दूसरा ज्ञान को समायोजित किया, लेकिन उसमें अंतर ला करके किया। वो डायरेक्ट नहीं मान लिया कि ये वही कुत्ता है, बस कि उसने माना कि ये दूसरा जानवर है, दूसरा जानवर है, वही जानवर नहीं है, ये दूसरा, मतलब कुत्ते की क्वालिटी है लेकिन ये दूसरा है, जानवर है। लेकिन उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि अगले पैटर्न में उसको, जैसे साम्य धारण या संतुलन, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आत्मसातकरण और समायोजन में, मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में संतुलन पैदा करके जो नई चीज़ हमने देखा बकरी, अब उसका नाम कोई बड़ा बता दिया हमें कि नहीं बेटा ये बकरी है, समझा, ये कुत्ता नहीं है, तो इसी को कहते हैं इक्विलिब्रेशन, मतलब संतुलन। मतलब वो दोनों में हमने क्या किया था, एसिमिलेशन में हम पूर्व से जो जानते थे उसी के साथ जोड़ लिया कि काला कुत्ता होता है तो उजला भी कुत्ता होता है, वो सही बात थी कि दोनों कुत्ता था। लेकिन समायोजन में हमने क्या किया कि देखा बकरी को, और पहले देखे हुए थे कुत्ता को जानते थे, बकरी को नहीं जानते थे, लेकिन जब देखा कि इसको भी 4 टांग है, सब कुछ है, तो कुत्ता ही समझे। लेकिन जब वो बोली तो मैं, तो फिर वहाँ पे अंतर किया कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, कुत्ते जैसा ही कोई जानवर है। और जब हमें अपने से बड़े ने बताया कि नहीं बेटा ये बकरी है,
तो फिर हम उसे मान लिए कि ये बकरी है। तो यही हुआ संतुलन के दोनों के बीच संतुलन पैदा करते हुए एक नई चीज़ को जान लेना। तो इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब आता है कॉन्सेप्ट, जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें एस्कीमा एक कॉन्सेप्ट है, जो क्या कहते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एस्कीमा एक कॉन्सेप्ट दिया। तो एस्कीमा क्या होता है उस पर थोड़ा सा देखते हैं, जो हम यहाँ साफ साफ लिखे दिए हैं कि देखिए, वातावरण द्वारा अर्जित मतलब वातावरण द्वारा प्राप्त जो संपूर्ण ज्ञान है उसके संगठन को, किसको, संपूर्ण ज्ञान के संगठन को ही हम लोग एस्कीमा कहते हैं। मतलब नॉलेज का बंडल ऑफ नॉलेज जो हम लोग वातावरण से सीखते हैं वही है एस्कीमा। तो एस्कीमा है तभी हम कोई काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पहले से वो कॉन्सेप्ट है। एस्कीमा का यही मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर पहले से, तभी हम कोई काम करते हैं। जैसे यह एक मानसिक प्रक्रिया है। एस्कीमा के बारे में ये चीज़ आप समझ लीजिए कि यह एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है एस्कीमा कौन सी प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया है। सूचनाओं का पैकेट है। यकीनन अगर सूचना नहीं रहेगी, जैसे साधारण सी बात है कि अगर आपको कोई खाना बनाने के लिए कह दे और पहले से आपको कुछ नॉलेज नहीं है खाना बनाने का, तो आप कैसे बनाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे। तो जो पहले से आपके पास नॉलेज है ना कि भाई खाना बनाने के लिए सब्ज़ी काटना पड़ता है, उसके बाद उसे धोना पड़ता है, फिर एक कढ़ाई की ज़रूरत होती है, तेल की ज़रूरत होती है, नमक की ज़रूरत होती है, ये सब कैसे मिलाया जाता है, ये सारा नॉलेज आपको रहता है। तो इसी को कहते हैं एस्कीमा। मतलब जो पहले से मालूम है उसी बेस पे हम कोई काम कर दें, तो ये है एस्कीमा। ये मानसिक संरचना है, सूचनाओं का पैकेट है, व्यवहार का तरीका है। जैसे हम लोग अपने बड़ों से सीखते हैं कि अगले के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, स्कूल में कैसे रहना चाहिए, जगह पे कैसे रहना चाहिए, कहीं मतलब किस तरह बोलना चाहिए, तो ये सब व्यवहार का तरीका भी इसे कहते हैं। तो एस्कीमा का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक संपूर्ण जो है अर्जित ज्ञान जो है हमारे पास, उसी का संगठन है जिसके द्वारा हम कोई काम कर पाते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, देखिए एस्कीमा आता कैसे, देखते हैं मतलब देखने से, कोई चीज़ समझते हैं उससे, अनुभव से, है ना, प्रत्यक्षीकरण से, और दिमाग में उसकी मतलब इन सब चीज़ों से दिमाग में उसकी एक संरचना बनती है। समझ रहे हैं? तो संरचना जो बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपने समस्या, मतलब उसी संरचना से हम अपनी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, और वही जो है एस्कीमा कहलाता है। जो संरचना बनी ना इन सब चीज़ों से, किससे, समझने से, देखने से, समझने से, है ना, अनुभव से या प्रत्यक्षीकरण से, देखने से, समझने से, अनुभव से, प्रत्यक्षीकरण से, जो दिमाग में एक संरचना बनी, और उसी संरचना के द्वारा हमने जब अपने समस्याओं का समाधान किया, तो उसी को हम लोग एस्कीमा कहते हैं। एस्कीमा ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा रहेगा। आज हम छोटे हैं तो हमारा एस्कीमा कुछ अलग होगा, लेकिन जब हम बड़े होंगे तो हमारा एस्कीमा बदलेगा, है ना। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी हम छोटे बच्चे हैं, गाँव में रहते हैं, तो हमने सबसे बड़ी गाड़ी बस देखा। क्या देखा? सबसे बड़ी गाड़ी बस देखा। लेकिन जब हम शहर में निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तब हम देखते हैं कि अरे एक और बड़ी गाड़ी है, ट्रेन। तो ये हमारे एस्कीमा में बदलाव ला दिया कि नहीं, बस नहीं बल्कि रेल सबसे बड़ी गाड़ी है। तो इस तरह से एस्कीमा बदलाव वाला होता है, बदलता रहता है। अब एस्कीम क्या है? एस्कीमा से ही दूसरा जो है एस्कीम, व्यवहारों का संगठित पैटर्न। मतलब ये भी एक पैटर्न होता है, इतना परफेक्ट पैटर्न होता है जिसे हम डेली करते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ सोचना विचारना नहीं रहता है। वो बिना कोई चीज़ को सोचे विचारे हम आसानी से कर लेते हैं। तो यही चीज़ है एस्कीम, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे हम प्रत्येक दिन दोहराते हैं। ऐसे व्यवहार करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। जैसे सुबह उठकर मुंह धोना, इसके लिए आप सोचेंगे ही नहीं। मुंह धोने के लिए क्या, जाइएगा, ब्रश लीजिएगा, कॉलगेट लीजिएगा, मुंह धो लीजिएगा। जूता पहनना, चप्पल पहनना, है ना, बाथरूम से जाने से पहले जूता पहनना या चप्पल पहनना, कहीं निकलने से किसी पहले जूता पहनना, तो लिखने से पहले पन्ना पलटना। तो इस तरह से कुछ भी चीज़ें हैं, ये सब हम लोग डेली लाइफ में करते हैं और हर दिन करते हैं। तो व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे हम प्रत्येक दिन करते हैं, उसे दोहराते हैं, उसी को हम लोग एस्कीम कहते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ता है। तो एस्कीम आप समझ गए होंगे। अब मानव विकास के कुछ पक्ष,
जो जीन पियाजे ने हैं उनके कुछ पक्ष बताएं। कि पहला पक्ष बताया कि ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन होता है, मतलब 3 पक्ष बताए थे इन्होंने। एक तो जैविक परिपक्वता मतलब बायोलॉजिकल मैचुरेशन, दूसरा बताया सामाजिक वातावरण मतलब सोशल इन्वायरमेंट, और तीसरा बताया भौतिक वातावरण। तो इस तरह से 3 पक्ष बताएं। तो जो पहला पक्ष है जैविक परिपक्वता, ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति छोटे से बड़ा होता जाता है वो जैविक परिपक्वता कहलाता है, मतलब बायोलॉजिकल मैचुरेशन कहलाता है। तो उसके अंदर वस्तुओं का कॉन्सेप्ट बनता चला जाता है। जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है वस्तुओं का कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जाता है। तो कॉन्सेप्ट बढ़ेगा तो यकीनन है कि बुद्धि का भी विकास, बुद्धि भी बढ़ेगी और हमारा विकास भी होगा। तो ये बुद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है जैविक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता दूसरा है, सामाजिक परिपक्वता सोशल इन्वायरमेंट, मतलब ये हमें समाज से प्राप्त अनुभव जो होता है उसी को कहते हैं। समाज से बहुत सारा अनुभव होता है, त्यौहार कैसे मनाना चाहिए, शादी ब्याह कैसे करनी चाहिए, तो ये सारा समाज से प्राप्त होता है। ये सिर्फ एक किस्म का विकास है, इससे बुद्धि प्रभावित नहीं होता है। ये विकास प्रभावित होता है, बुद्धि प्रभावित नहीं होता है। तो सामाजिक वातावरण ये हुआ। और है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण हुआ कि जैसे हमें मौसम से बहुत सारी चीज़ प्रभावित होती है, अनुभव मिलता है। मौसम से अनुभव मिलता है, ठंड गर्म, है ना, पर्यावरण से अनुभव मिलता है। तो इस तरह के अनुभव को कहते हैं भौतिक वातावरण। ये भी विकास को ही प्रभावित करता है, बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है। तो इस तरह से हमने जीन पियाजे के बारे में बहुत कुछ जाने। अब जो अगला क्लास होगा मेरा वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होंगी। जो अवस्थाएं 4 होती है, संवेदी पेशीय, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो इन चारों के बारे में हम जानेंगे। इसकी एज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संवेदी पेशीय जो अवस्था है मोटर स्टेज, उसमें देख सकते हैं 0 से 2 साल, ये कितना है 0 से 2 साल। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो है 2 से 7 साल, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 15 साल है। तो इसके बारे में हम लोग अवस्थाओं के बारे में, जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप समझ रहे होंगे।